श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, पब्लिक स्पीकिंग पार्ट 8 भाषण कला ओरेटरी। पहले 2 पार्ट्स में मैंने मेरे अनुभव बताए, मैंने कैसे वक्तृत्व कला सीखी है, किस ढंग से मुझ जैसे बिल्कुल बोलने न आने वाले व्यक्ति को, जो अपने उम्र के 19-20 साल तक कभी बोल नहीं पाया, स्टेज पर बोल नहीं पाया, उसने ये कला कैसे सीखी, ये विस्तार से मैंने आपके सामने रखा है। पार्ट 3, 4 और 5 में हमने कम्युनिकेशन क्या है, जो हम आम मित्रों के साथ में जो बातचीत करते हैं उसमें और भाषण कला में क्या फ़र्क है, इसमें क्या अंतर है, ये भी हमने समझ लिया। कम्युनिकेशन के नियम क्या होते हैं, वक्ता की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, भाषण के प्रकार क्या है, बदलाव के लिए प्रेरित करने वाला भाषण सबसे बढ़िया क्यों होता है, इसके बारे में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में। पार्ट 6 में और 7 में, पार्ट 6 में खासकर हमने देखा है भाषण की पूर्व तैयारी कैसी करें ताकि हम हमेशा के लिए बहुत अच्छा भाषण दे पाए। पार्ट 7 में हमने देखा है कि भाषण देने के जो प्रकार है, खड़े होकर या बैठकर, इसमें क्या अंतर होता है। यही टेक्निकल बातें समझते वक्त हमने ये भी देखा है कि डायस और स्टेज कैसा हो, ये हमने पार्ट 6 में देखा है। अभी मित्रों, आज के विषय में हम देखने वाले हैं हमारी पोशाक कैसी हो, बॉडी लैंग्वेज कैसी हो। भाषण शुरू करने के पहले हमने डायस, पोडियम और माइक चेक करना क्यों आवश्यक है, इन सभी डिटेल्स में हम जाने वाले हैं। मैंने पहले ही कहा कि बहुत टेक्निकल बातें इस विषय की है, जो भी आवश्यक बातें हैं मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ताकि ये जो सीरीज होगी वो एक परमानेंट, हर किसी के लिए ये विषय सीखने के लिए महत्व की ठहरेगी। इस ढंग की ये सीरीज बने, ये हम देख रहे हैं। अभी ये जो टेक्निकल बातें हैं वो भी बहुत महत्व की होती है। कई सालों के अनुभव के आधार पर हमें इसका ज्ञान होता है, हमें पता चलता है कौन सी गलतियां हमने दोहरानी नहीं चाहिए, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इसलिए एक जगह ये सब जानकारी अगर हमें शुरुआत में ही मिलती है तो हमारे ज़िंदगी की कई गलतियां हम टाल सकते हैं। अभी अमेरिकन टेक्निक में, यानी पब्लिक स्पीकिंग जब सिखाया जाता है तो कपड़ों के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन से शुरुआत होती है। कपड़े एकदम टिप टॉप चाहिए, इंप्रेसिव चाहिए। आप कोई भी देखें, अमेरिकन स्टाइल का अगर वक्ता है तो सूट बूट पहनकर ही व्याख्यान देता है, भाषण देता है। वही बात पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी हो जाती है। कोई भी ट्रेनर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में खड़ा होता है तो सूट बूट पहनकर ही उनके सामने भाषण देने की कोशिश करेगा। चाहे मुंबई जैसे वातावरण में, वहां भी सूट बूट पहनकर ही भाषण देने की कोशिश करेगा। चाहे ठंड प्रदेश में हो, वहां भी उसी ढंग से भाषण देने की कोशिश करेगा। जैसे कि सूट बूट पहनने के बाद ही इंसान अच्छा बोल सकता है। क्या यह आवश्यक बात है? मैंने कई बार महसूस किया कि जिस हॉल में पहले से ही काफी गर्मी है, वहां वक्ता सूट बूट पहनकर भाषण देने की कोशिश कर रहा है, पसीने से तर हो रहा है, बार बार पसीना पोंछ रहा है और फिर भाषण देने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। कपड़ों के कारण उसकी पूरी दुर्गति बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जो सूट बूट पहनकर वो भाषण देने की शुरुआत करता है, पहला इंप्रेशन तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके माकूल अगर उसका भाषण नहीं रहा, कहने का मतलब कि वो भाषण अच्छा नहीं दे रहा है, तो फिर वो बहुत ही तीव्र रिएक्शन उसकी निर्माण होती है। जहां अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ती हैं, वहां
रिएक्शन भी तीव्र होगी अगर उस अपेक्षाओं पर कोई खरा ना उतरे तो। इसलिए हमेशा हमने देखना चाहिए कि जो कपड़े हम पहनते हैं, हमेशा पहनते हैं, जिन कपड़ों में हम हमेशा रिलैक्स होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, वही कपड़े हमने भाषण के वक्त पहनने चाहिए। केवल कपड़े स्वच्छ होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, उस पर कोई दाग ना हो, इतना ही हमने देखना है। कोई भी खास कपड़े पहनते वक्त 10 बार सोचिए कि आप इन कपड़ों में कंफर्टेबल है। नहीं तो आपका ही ध्यान खुद के कपड़ों की तरफ जा रहा है, उसे संभालने में जा रहा है। जैसे एक आधी स्त्री है, हमेशा अलग ढंग की साड़ियां पहनती है या फिर ड्रेस पहनती है। आज खास प्रोग्राम है, उसे भाषण देना है, इसलिए वो सिल्क की साड़ी पहनकर आई। सिल्क की साड़ी रोज पहनने की आदत नहीं है, उसकी विचित्र आवाज आती है हिलने के बाद में। साड़ी की छोर बार बार खिसकने की कोशिश करते रहती है, बार बार उसको संवारने की कोशिश करते रहती है। इससे तो उसका अपने भाषण की ओर से ध्यान भटक जाएगा। इसलिए पल्लू खिसक रहा है, बार बार उसको संभाले जा रहे हैं, इस ढंग का कोई भी वातावरण हमारे ड्रेस के साथ में क्रिएट नहीं होना चाहिए, चाहे हम स्त्री है चाहे हम पुरुष। या फिर आपका पोशाक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका शरीर प्रदर्शित हो रहा है और लोगों का ध्यान आपके शरीर की ओर ज्यादा जा रहा है। खासकर स्त्रियों के लिए यह बात हो सकती है। या फिर कोई पुरुष है और वो अपने बटन खुले रखकर भाषण दे रहा है, सामने के बटन खुले हैं, उसका सीना सबको दिख रहा है। अब लोग उसका सीना देखेंगे कि भाषण सुनेंगे? तो आप जब भी किसी के सामने भाषण के लिए खड़े होते हो तो सबसे पहले यह ध्यान में रखिए कि आपके कपड़ों की ओर लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए। ऐसे कपड़े चाहिए, आपके भाषण की ओर ध्यान होना चाहिए। बटन के बारे में मैंने आपसे बात की। बटन की दोनों चीजें हैं। कभी कभी हम इतना टाइट बटन लगा देते हैं कि बोलने के लिए हमें असुविधा महसूस होती है, वो भी स्थिति नहीं चाहिए। यानी ऊपर का जो शर्ट का बटन होता है उसी को लगा देते हैं, उसको लगाने के बाद में आप सहज महसूस नहीं करते। बोलते वक्त आपको थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं टेंशन आ रहा है, यह भी ठीक अवस्था नहीं है। बटन खुले हैं, यह भी ठीक अवस्था नहीं है। आपके कपड़े कैसे होने चाहिए? आप कंफर्टेबल महसूस करें ऐसे कपड़े होने चाहिए, ना एकदम से टाइट हो ना एकदम से ढीले हो। इन शॉर्ट, इन सबका मतलब इतना ही है कि श्रोताओं का ध्यान आपके कपड़ों की ओर खींचा न जाए, इस ढंग के कपड़े आपने पहनने चाहिए। या फिर श्रोताओं का ध्यान विचलित हो, इस ढंग के कपड़े आपने नहीं पहनने चाहिए। या फिर वक्ता का आत्मविश्वास कम कर दे, ऐसे भी कपड़े नहीं होने चाहिए। इसलिए हमेशा पहली बार जिन कपड़ों की आपको आदत नहीं है, ऐसे कपड़े आपने कभी भी भाषण के वक्त नहीं पहनने चाहिए। आपका पूरा का पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन आपके भाषण की ओर होना चाहिए। अब यह सलाह तो मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि यह बहुत आवश्यक सलाह है, लेकिन इस सलाह को मैं अपने जीवन में कई बार अमल में नहीं ला पाया। अब मेरा काम ही ऐसा था। शुरुआत में जब काफी चीजें मेरे हाथ में थी, मैं नौकरी करता था, कॉलेज में प्राध्यापक था, उन दिनों में काफी चीजें मेरे हाथ में थी। मैं कहीं भी पहुंचने के लिए व्हीकल का उपयोग कर सकता था, कपड़े ठीक ठाक से रख पाता था। कम से कम जब मुझे भाषण के लिए खड़ा होना है तो कपड़ों को इस्त्री है ये देख पाता था।
और ऐसे कपड़े पहनकर फिर भाषण के लिए खड़ा हो जाता था। जब मैंने अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, फुल टाइम आंदोलन शुरू किया, पत्रकारिता छोड़कर, प्राध्यापकी तो पहले ही छोड़ दी थी, वो छोड़कर शुरू किया, कमाई का कोई साधन नहीं था, जेब में पैसे नहीं रहते थे। इस अवस्था में महीने में 26 दिन भाषण दे रहा हूं, 4 ही दिन छुट्टी ले रहा हूं। यह संभव नहीं कि हर रविवार को छुट्टी ले, क्योंकि पूरे 4-5 प्रांतों में दौरे कर रहा हूं, बहुत दूर गया हूं, वहां से केवल छुट्टी लेने के लिए वापस नहीं आ सकता। इसलिए लगातार 26 दिन का दौरा रहता था। और इन 26 दिनों में मेरे पास केवल 2 जीन्स रहते थे और 5 गुरु शर्ट रहते थे। घूमना है, एसटी बस से घूमना है, ज़्यादातर रेलवे से घूमना है। रेलवे के लिए रिजर्वेशन और ये बाकी संभव नहीं हो पाता था, इसलिए जनरली एसटी बस से, महाराष्ट्र में स्टेट में है तो बाहर भी है तो बाहर के स्टेट्स की बस का उपयोग करो ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये 5 गुरु शर्ट हर 2-3 दिन में धोना, उनको इस्त्री करने के लिए कई बार समय नहीं मिलता था, खुद इस्त्री लेकर घूमना संभव नहीं था। कई बार धोए हुए वैसे के वैसे शर्ट में पहनता था। अब ये 2 जीन्स रहते थे, 26 दिन में उनको धोने के लिए अवसर नहीं मिलता था। ये जीन्स का कलर बदल जाता, घुटने के सामने ऐसे गोल खड़े होते, जो खड़ा रहने के बाद में सामने ऐसे लटकते दिखते। वो तो शायद टेबल रहा, पोडियम रहा तो दब जाते, लेकिन कई बार पोडियम नहीं होता था। देहात में व्याख्यान होते, छोटे गांवों में व्याख्यान होते, वहां कहां से पोडियम आएगा? बड़े मुश्किल से टेबल मिल गया, बहुत कुछ हो गया। कई बार ऐसा होता था कि एसटी बस से मैं प्रवास कर रहा हूं, किसी ने पान खाकर थूका है, अपने यहां तो आदतें हैं, पहले ध्यान में नहीं आया, शर्ट को पान का पूरा दाग लग गया है। अब ये धो तो भी जल्दी निकले नहीं, आप तो जानते हो पान का दाग निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और वो दाग ऐसी जगह लगा है कि लोगों को दिख रहा है। अब क्या करें ऐसे समय में? वक्त पर किसी और के कपड़े तो पहन नहीं सकते, मेरी भी बॉडी भी ऐसी थी कि और किसी के कपड़े मुझे सूट भी नहीं होते थे। तो क्या करें ऐसे समय में? पान की पिचकारी लिए हुए कपड़े में खड़ा हूं लोगों के सामने। पहली बार मैं बहुत अस्वस्थ हुआ था। जब ऐसा हुआ तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि भाई मैं 26 दिन का दौरा करता हूं, रात दिन इधर उधर घूमते रहता हूं, समय नहीं मिलता है, और एसटी से मैं प्रवास कर रहा था तो ये पान का दाग लग गया जो आपको दिख रहा है। अब मेरे पास दूसरे शर्ट भी बदलने के लिए नहीं है। इसी अवस्था में मुझे आपके सामने बोलना है, तो आप भी इस दाग की तरफ मत देखिए। मैं भी भूल जाता हूं कि यहां पर दाग है। और अचरज लगा मुझे कि लोग भी जल्दी से भूल गए, मैं भी भूल गया। यानी व्याख्यान खत्म होने के बाद में, भाषण खत्म होने के बाद में जो लोग मुझसे मिलने आए, बात करने आए, कुछ लोग झगड़ने आए और कुछ लोग तारीफ करने आए, हाथ मिलाने आए, किसी का ध्यान मेरे वो दाग की तरफ नहीं था जो कि बहुत भद्दा दिख रहा था, सामने ही दिख रहा था। वो कनेक्ट हो गए थे बाद में। कई बार बटन टूटा हुआ होता है, वक्त पर अभी कुछ नहीं कर सकता मैं। दूसरे शर्ट बहुत गंदे हैं, यही एक ठीक ठाक है। टूटा हुए बटन के साथ में मैं खड़ा होता हूं, वही बात फिर से आपको लगेगा कि ये कैसा दिख रहा है शर्ट, इस आदमी को इतना भी नहीं समझता कि बटन लगाना चाहिए। लेकिन क्या करूं, भाषण के पहले 5 मिनट पहले मैंने शर्ट पहना, तब मुझे पता चला कि ये बटन टूटा है। अब ये बटन ठीक करने में अगर मैं वक्त बर्बाद करता हूं तो आपका भी समय बर्बाद करता हूं, मेरा भी समय बर्बाद करता हूं। इससे अच्छा ये टूटा हुआ बटन है, इसलिए ऐसा है, इतना आप ध्यान में रखिए, आप भी ध्यान मत दीजिए, मैं भी ध्यान नहीं दूंगा, और हम भाषण को शुरुआत करते हैं। और लोग एडजस्ट हो जाते थे। आगे चलकर जो मैं बातें कहता था उसके कारण वो एडजस्ट हो जाते थे।
अब ये ठीक है कि मेरा नाम था, लोग बड़े पैमाने पर मेरे नाम के कारण मेरा भाषण सुनने को आते थे। उनमें से कई लोगों ने मुझे जीवन में पहली बार देखा होता था, मैक्सिमम लोगों ने। इसके बावजूद वो मेरे साथ एडजस्ट होते थे क्योंकि मेरा विषय ही इतना महत्व का था। लेकिन मित्रों, अगर आप नए नए वक्ता हो, आपकी वो ख्याति अभी तक निर्माण नहीं हुई है, शुरुआत में आपको इन चीजों की तरफ ध्यान रखना ही होगा, और संभव हो तो जीवन के आखिरी तक आपको यह ध्यान रखना होगा। महिलाओं ने विशेषता इस तरफ ध्यान ज्यादा देना चाहिए कि उनके भाषण के समय में श्रोताओं का ध्यान उनके शरीर पर ना केंद्रित हो, उनके बोलने पर केंद्रित हो। पुरुषों ने भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इससे ज्यादा पोशाक को महत्व देने की आवश्यकता नहीं। कोई खास आपका भाषण है, विशेष भाषण है, इसलिए आपने स्पेशल कोई ड्रेस सिलाया है और वो स्पेशल ड्रेस पहनकर आप वो भाषण देने के लिए जा रहे हो, ऐसा कदापि मत कीजिए। अगर कोई नए स्टाइल का ड्रेस है तो उसकी आपको आदत होनी चाहिए। कम से कम पहले 2-3 बार उसको पहनिए और फिर भाषण के समय उसको पहनिए। फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले आपने 2-3 बार उसको पहना है, आपको आदत हो चुकी है, आप उसके साथ में कंफर्टेबल हो गए हो, उसके नएपन के साथ में आप एडजस्ट हुए हो, फिर कोई दिक्कत नहीं। इन शॉर्ट, मैं एक बात फिर से दोहराऊं कि किसी भी कारणवश आपके ड्रेस के कारण आपका ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए। श्रोता का भी ध्यान आपके ड्रेस की तरफ खींचा नहीं जाना चाहिए, और किसी भी कारणवश आपका ड्रेस आपका आत्मविश्वास कम करने वाली चीज ना बने, यह ध्यान हमें देखना है। इससे ज्यादा महत्व ड्रेस को देने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या पहनते हो, सूट बूट पहनते हो इसलिए आपका भाषण अच्छा होता है, आप धोती पहनते हो इसलिए आपका भाषण डाउन होता है, या फिर आप सामान्य हमेशा जैसा ड्रेस पहनते हो इसलिए आपका भाषण ऑर्डिनरी हो जाएगा। भाषण से आपका ड्रेस का कोई संबंध नहीं है। आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, किस ढंग से बोलते हो, अपनी बात किस ढंग से रखते हो, इसके आधार पर आपके भाषण का महत्व निर्माण होने वाला है। श्रोताओं पर उसी का प्रभाव होने वाला है। इसलिए ये फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात दिमाग से निकाल दीजिए। मैंने कई ऐसे उदाहरण मेरे जीवन में देखे हैं कि बहुत अच्छे ड्रेस लोग पहनकर आए, भाषण देने की शुरुआत की, और उनकी इतनी फजीयत हुई, ड्रेस के कारण ये फजीयत बहुत बड़ी लगी। क्योंकि ड्रेस के कारण जो इंप्रेशन क्रिएट हुआ था उसके एकदम विपरीत उनका बोलना सिद्ध हुआ, और रिएक्शन भी फिर ज्यादा तीव्रता से आई। इसलिए एक ऑर्डिनरी ढंग से अपने आप को पेश करना यह ज्यादा अक्लमंदी की बात है। उसको एक हद से ज्यादा महत्व न देना, ड्रेस और आउटर अपीयरेंस को, इसकी बहुत आवश्यकता होती है। अब रहा सवाल दूसरा, बॉडी लैंग्वेज का, खास कर हाथों की हलचल। ये हाथों की हलचल और आपके बॉडी लैंग्वेज को महत्व है कि नहीं? बहुत महत्व है। आप बात किस ढंग से कहते हो उसका इंप्रेशन, उसका परिणाम आपके बॉडी लैंग्वेज के साथ में और ज्यादा गहरा होता है, अगर उसके अनुकूल बॉडी लैंग्वेज है तो। अब इसलिए हमने डेलिबरेट कुछ बॉडी लैंग्वेज सीखने की आवश्यकता है क्या? पब्लिक स्पीकिंग में मैंने देखा कुछ ट्रेनर्स बोलते वक्त ऐसा हाथ करो, वैसा हाथ करो, ऐसा सिखाते हैं। यह बहुत गलत तरीका है। यह कोई सीखने की हमें आवश्यकता नहीं। हम थोड़ा बारीकी से अगर लोगों को बोलते हुए देखें, बोलते हुए यानी संवाद करते हुए, कम्युनिकेशन करते हुए, तो आपको दिखेगा, शायद हमने पहले बहुत बारीकी से कभी ऑब्जर्व नहीं किया, अब ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। आपके ध्यान में आएगा कि आप हो चाहे कोई भी हो, आपके घर की हर व्यक्ति, आपकी बीवी हो, आपकी मित्र हो,
आपकी बहन हो, आपके भाई हो, माताजी हो, पिताजी हो, हर व्यक्ति बोलते वक्त बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। कोई भी जैसे हम खड़े रहकर बोलते हैं उस ढंग से खड़े रहकर एकदम से स्टैंड स्टिल होकर बोलने की कोशिश नहीं करता है। और ये जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, कभी हाथ हिलते हैं, कभी शरीर हिलता है, कभी मुंह हिलता है, कभी मुंडी हिलती है, ये इतने नेचुरल होते हैं, नॉर्मल होते हैं कि उसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करते हो। बचपन से जिस ढंग से वो बोलने के समय में अपने बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करते आए, चाहे उन्होंने किसी को ऑब्जर्व किया इसलिए उनकी कॉपी की, या फिर अपने आप स्पॉन्टेनियस उनकी इस ढंग की बॉडी लैंग्वेज हो रही है, ये नेचुरल नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज हमेशा कम्युनिकेशन के हम वक्त कम्युनिकेशन जब करते हैं तब उसका उपयोग करते ही है, जाने अनजाने में करते हैं ना। तब हम अपने आप को रोकते हैं, ये जो हमारी शारीरिक हलचलें होती हैं उसको, या फिर डेलिबरेटली करने का प्रयास करते हैं। बस वही बात हमको भाषण के वक्त ध्यान में रखनी है। अभी आप खड़े हो, माइक के सामने बोल रहे हो, आप ज्यादा इधर उधर तो जा नहीं सकते, क्योंकि माइक की जो मर्यादा है, अगर उस मर्यादा के बाहर जाओगे तो आवाज एकदम कम आएगी, बहुत नजदीक जाओगे तो आवाज एकदम बढ़ेगी। तो खड़े होकर जब आप बोलते हो तब भी आपको हिलने के लिए एक मर्यादा है, उससे ज्यादा आप हिल नहीं सकते हो। आप खड़े हो तो आपके हाथ शायद पोडियम पर है, क्योंकि दोनों हाथों का क्या करोगे, खुला छोड़ के तो बैठोगे नहीं। ये पोडियम पर जो हाथ है, उन हाथों का हम कैसे किस ढंग से उपयोग करते हैं इसके बारे में चिंता मत कीजिए। बस इजीली सहजता से बोलने की कोशिश कीजिए, अपने आप आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसके साथ में साथ देना शुरू करेगी। ये नॉर्मल होगी, नेचुरल होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। शुरुआत में इसके लिए कोई भी डेलिबरेट प्रयास मत कीजिए। ये जो अमेरिकन स्टाइल में सिखाया जाता है वो बहुत ही कृत्रिम लगता है, नाटक लगता है। आपके भाषण का इंपैक्ट बढ़ाने के बजाय कुछ तो भी एक नाटक चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, ऐसा लगता है। कई बार आप जो बोल रहे हो और आपके बॉडी लैंग्वेज की ओर से आप जो प्रदर्शित कर रहे हो, उन दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। और बॉडी लैंग्वेज समझने की क्षमता हर व्यक्ति में होती है, बचपन से होती है। हमारे राइट हेमिस्फीयर का वो हिस्सा होती है। हमारा राइट हेमिस्फीयर बराबर आपकी बॉडी लैंग्वेज का मतलब समझता है। इसलिए उसको प्रामाणिक रहने दीजिए, नॉर्मल रहने दीजिए, स्पॉन्टेनियस रहने दीजिए। आपकी भाषा के साथ, आपकी भावनाओं के साथ, आपके विचारों के साथ में वो अपने आप काम करेगी, ये उस पर छोड़ दीजिए। शुरुआत के दिनों में तो भी हमें इसे नेचुरल, नॉर्मल और स्पॉन्टेनियस रखना है। फिर जब हम बहुत अच्छा बोलने लगे हैं तब शायद थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज का अतिरिक्त उपयोग आप कर सकते हो, इंपैक्ट बढ़ाने के लिए, प्रभाव बढ़ाने के लिए, और वो अपने आप आपके समझ में आता है। जब आप स्पॉन्टेनियसली बोलते हो, इमोशनल हो जाते हो, तो उसके साथ में जिस ढंग से आपके हाथ हिलते हैं, हाथों की हलचल होती है या फिर बॉडी की हलचल होती है, उसका टोटली इंपैक्ट लोगों पर आता है, यह आप महसूस करते हो। और फिर आपके ध्यान में आता है कि ऐसी अवस्था में, ऐसा पॉइंट रखते वक्त अगर मैंने इस ढंग के हाथों का उपयोग किया, इस ढंग से ये बात कही, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। ये भी नेचुरल होता है, लेकिन अभी यहां आप ध्यान में रखते हो और उसको रिपीट करने की कोशिश करते हो, तो ये आपके टोटल भाषण कला का हिस्सा बन जाता है। ये भी जब हम जानबूझकर अपने बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, हाथों का उपयोग करते हैं, तब भी वो बहुत कृत्रिम ना हो, यह हमें देखना है।
वो ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्टेनियस, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल हो, ये हमें देखना है। मैं फिर से दोहराऊंगा, सामने बैठे हर व्यक्ति में आपकी बॉडी लैंग्वेज समझने की क्षमता होती है, उसका राइट हेमिस्फीयर उसको समझता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर आपके जो भाषा है, भाषा के जरिए आप जो कहना चाह रहे हो वो उस तक पहुंचता है, और बीच में जो कॉर्पस कोलेसम होता है, ये एक दूसरे की बात, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, और फिर उसके आधार पर वो आपके भाषण का मतलब निकालते हैं। अगर उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज कृत्रिम हो, नाटकी हो, नेचुरल ना हो, तो उसका इंपैक्ट कभी भी अच्छा आने वाला नहीं। इसलिए आगे चलकर आप जब ध्यान दोगे अपने बॉडी लैंग्वेज पर, हाथों पर, तब भी वो ज्यादा अननेचुरल ना हो, स्पॉन्टेनियस ज्यादा से ज्यादा हो, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ही उसका हम अच्छा इंपैक्ट पाएंगे, तो ही सही माने में सही इंपैक्ट हमें मिल पाएगा। ये रहा बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो फिर बोलते वक्त इस ढंग से मुझे हाथ करने हैं, इस ढंग से मुझे हाथ करने हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये हमें समझ के चलिए, हमेशा समझ के चलिए। दूसरा ये भी होना नहीं चाहिए कि आप बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो, ऐसे ही बात कर रहे हो, ऐसे ही बोल रहे हो। अपने आप को खुलने दो, अपने आप को नेचुरली, नॉर्मली बोलने दो, अपने बॉडी को भी बोलने दो। तो अपने आप आपकी बॉडी बोलने लगेगी आपके बोलने के साथ में। यह प्रक्रिया भी होना आवश्यक है। शायद शुरुआत में जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हमें बहुत टेंशन होता है कि मेरा भाषण कैसा होगा, मैं ठीक ढंग से बोलूंगा कि नहीं, मैंने जो कुछ याद रखना है लोगों के सामने बोलना है, वक्त पर मुझे याद आएगा कि नहीं। इन सब चीज़ों में शायद हम बहुत उलझे हुए होते हैं, और ऐसे समय में शायद हमारा बॉडी लैंग्वेज की तरफ ध्यान देना असंभव होता है, क्योंकि हम नॉर्मल नहीं होते हैं, नेचुरल नहीं होते हैं। फिर अपने आप को बोलने की कोशिश में बिल्कुल स्टैंड स्टिल होकर बोलने की कोशिश करते हैं, सहजता से नहीं बोलते हैं, इसलिए हमारी बॉडी लैंग्वेज नहीं खुलती है। यह संभव है, ऐसा हुआ तो भी उसके लिए बुरा मत मानिए। यह नॉर्मल है, नेचुरल है। जैसे जैसे आप बोलने में सहज हो जाओगे, मैं भाषण दे रहा हूं, इसमें कोई आपको विशेषताएं नहीं लगेगी, ये तो मेरा हमेशा का काम है, मैं हमेशा बोलता हूं, ये अंदर से महसूस करोगे तो अपने आप आपकी बॉडी बोलना शुरू करेगी आपके बोलने के साथ में। तो उसको नॉर्मली इवॉल्व होने दो, नेचुरली बाहर आने दो, प्रकट होने दो, और स्पॉन्टेनियस होने दो। उसका बहुत ज्यादा अच्छा असर होगा। वक्ता कितना भी चतुर हो, वक्ता कितना भी होशियार हो, वक्ता कितना भी अच्छे विचार रखने वाला हो, उसके क्रेडिबिलिटी का, वक्ता के इंटेग्रिटी का श्रोताओं पर परिणाम होता है। यानी अपने मन से बोल रहा है, ये जो बोल रहा है उस पर इसका विश्वास है, ये जो हमारे सामने बात रख रहा है ये बात ये खुद मानता है, मन से मानता है, विचारों से स्वीकारता है। ये बात जब लोगों तक पहुंचती है हमारे आवाज के जरिए, हमारे बॉडी लैंग्वेज के जरिए, तभी वो बात ज्यादा इफेक्टिव होती है। जैसे कि कहावत है, जैसा बोले तैसा चाले। जैसा इंसान बोलता है वैसा ही अपने जीवन में वो चीजें अमल में लाता है। इस ढंग का ये इंसान है। ये केवल हमें ज्ञान पिलाने के लिए नहीं बोल रहा है, केवल हमें उपदेश नहीं कर रहा है, तो जो बातें कह रहा है वो अपने जीवन में भी अमल में लाता है। तो इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। और ये जो इंपैक्ट है वो इंपैक्ट आपके केवल शब्दों का नहीं होता है, शब्दों के साथ में जो भावनाएं आपके लोगों तक पहुंचती है, और बॉडी लैंग्वेज के जरिए जो सच्चाई, इंटेग्रिटी आपके लोगों तक पहुंचती है,
उसका वो इम्पैक्ट होता है। तो शब्दों के साथ में ये चीजें भी उतनी ही महत्व की होती है, लेकिन अगर वो नॉर्मल है, नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है, तो ही इसका इम्पैक्ट होने वाला है। मैं इस बात को बहुत ज्यादा महत्व देता हूं। अब जब मैं अपने वक्तृत्व के वर्कशॉप में, चाहे मेरे कार्यकर्ता हो, चाहे कोई नए स्टूडेंट्स हो, उनको ये बात कहता हूं, तो उन्होंने आज तक जो जाना है इस विषय के बारे में, उनको बहुत अचरज लगता है। सर ऐसा कैसा इधर ध्यान नहीं देने का, वो तो महत्व का हिस्सा है भाषण का। महत्व का हिस्सा है, लेकिन कृत्रिम और नाटक अगर आप निर्माण करते हो तो एकदम से आप झूठे आदमी हो, नाटक करने वाले हो। ये भी बात लोगों तक पहुंचती है आपके कृत्रिम बॉडी लैंग्वेज के जरिए। अगर ये पहुंचती है तो आपका कभी इंपैक्ट नहीं आने वाला। हाँ, वक्ता अच्छा है, ठीक है, बोल लिया, इस कान से सुना, उस कान से छोड़ दिया, इससे ज्यादा उसका इंपैक्ट मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए इस बात की तरफ आप ध्यान दो। अब रहा सवाल हमारी आदतों का, उसका क्या करें। आदतों के बारे में चिंता ना करें, उसे छोड़ दे। अब कई ढंग की हमारी आदतें होती है। कुछ आदतें ऐसी होती है जिन्हें हम बदल सकते हैं, कुछ आदतें ऐसी होती है कि अपने कोशिश करने के बाद भी आप उसको बदल नहीं पाते। तो उसके लिए हम क्या करें। जैसे हम थिएटर में गए, सिनेमा देख रहे हैं, अब सब कुर्सियां जो हैं बैठने वाली, वो एक दूसरे के साथ में जुड़ी रहती है। हम में से कोई व्यक्ति है, सिनेमा देख रहा है, ऐसा कोई सिनेमा में दृश्य नहीं है, इसके बावजूद अपने पैर हिलाता है। अब मुझे भी पैर हिलाने की आदत है, सिनेमा देखते वक्त मैं पैर हिलाता हूं, मुझे ज्यादा रिलैक्स लगता है, कई लोगों को लगता है। अगर एक हद से थोड़ा ज्यादा जोर से पैर हिलाता है, बार बार हिलाता है, तो पूरी की पूरी लाइन हिलने लगती है। फिर किसी को कहना पड़ता है, भाई जरा ज्यादा जोर से मत हिलाइए, पूरी लाइन हिल रही है। अब थिएटर में तो ये चल जाता है। कल्पना कीजिए आप स्टेज पर बोल रहे हो, आपके सामने पोडियम नहीं है, आप माइक के सामने खड़े हो लंबे लकड़ी जैसे, और तब आप पैर हिला रहे हो, तो पूरे लोगों को दिखेगा दूर से कि ये पैर हिला रहा है। आपके बोलने से ज्यादा आपके पैरों की तरफ उसका ध्यान जाएगा। कुछ लोगों को बोलते बोलते बार बार नाक को हाथ लगाने की आदत होती है, चेहरे को हाथ लगाने की आदत होती है, मुंह को हाथ लगाने की आदत होती है। कुछ लोगों को बार बार अपने मूंछ पर हाथ घुमाने की आदत होती है, जैसे कोई मूंछ को ताव दे रहे हैं। अब ये जो आदतें हैं, 1 घंटे का आपका भाषण है, 2-4 बार होती है तो शायद लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे उसकी तरफ। लेकिन अगर ये 2-4 मिनट के बाद यही बात बार बार दोहराई जाती है, रिपीट होते जाती है, फिर लोगों का ध्यान जाएगा उसकी तरफ। बार बार पसीना पोंछ रहा। अब ठीक है कि आप मुंबई जैसे वातावरण में हो, एसी हॉल नहीं है, हर वक्त आपको एसी हॉल मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहां पर ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होती है कि पसीना पसीना आ रहा है, और उस पसीने के वातावरण में आप बोल रहे हो और बार बार अपने चेहरे को, पसीने को पोंछ रहे हो, तो शायद लोग समझ भी ले, क्योंकि वो भी बीच बीच में पोंछ रहे हैं, बैठे हैं तो भी पोंछ रहे हैं। शायद इसका इतना बुरा असर आपके भाषण पर नहीं होगा। लेकिन पसीना केवल ह्यूमिडिटी के कारण आता है ऐसा नहीं है। आप बहुत टेंशन में हो, आपकी एंजाइटी बड़ी है, टेंशन बड़ा है, इसलिए आपको बार बार पसीना आ रहा है। और जब आप महसूस करते हो कि मुझे पसीना आ रहा है, तो और ज्यादा पसीना आता है, क्योंकि और हमारा टेंशन बढ़ जाता है, और फिर बार बार अपना पसीना आप पोंछ रहे हो। तो पहला इंपैक्ट लोगों तक जाएगा कि आपको बहुत टेंशन आया है, इसलिए आप पसीने से तर हुए हो। और यह इंपैक्ट अगर जाता है
तो फिर शायद आपके लिए दिक्कत है। लोगों का मन ऐसा ही बनेगा कि ये डरपोक वक्ता है, पहले ही डरा हुआ है, अब ऐसे समय में क्या करें। अब हो सकता है कि एक आधे बार आपके मन पर इतना प्रेशर है कि सही में आपको लगता है, तो कुछ वक्ता प्रामाणिकता से कह देते हैं, भाई मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं बोलने के लिए, लेकिन आप जैसे इतने बुद्धिमान श्रोताओं के सामने बोलना, मन में काफी डर पैदा हुआ है। आप जैसे बुद्धिमान श्रोताओं के सामने मैं खरा उतरूं वक्ता कर कर, इसका मुझ पर प्रेशर है और इसलिए शायद मुझे बहुत पसीना आ रहा है। तो लोग हंस देंगे, लोगों को आपकी ये प्रामाणिकता बहुत अच्छी लगेगी, शायद आगे आपको इजीली वो एक्सेप्ट करेंगे। अब ये भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमको आदत ही है, बार बार पसीना आता है। अगर हमको आदत है, बार बार पसीना आता है, तो अपनी आदत के साथ में जीना हमको सीखना पड़ता है। देखिए, हमारी जो भी आदतें हैं, आइदर हम प्रोग्राम कर कर अपनी आदतें बदले, जैसे मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सीरीज में सिखाया कि हम हमारी आदतें कैसे बदल सकते हैं। समझो इसको बावजूद हम अपनी आदतें नहीं बदल पाए, तो आदतों के सामने, आदतों के साथ में एडजस्ट हो जाइए, लोगों को भी एडजस्ट कीजिए, और लोग एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपके पैर हिलते ही है, अब पोडियम भी रहा तो पैर हिलेंगे तो शरीर भी हिलेगा, या फिर आप बार बार पसीना पोंछते हो, सीधा कह दीजिए शुरुआत में, जब ऐसे 2-3 बार हो जाता है, भाई आपको बीच बीच में मैं हिलते हुए दिखूंगा, इसका मतलब मुझे कोई अटैक आया है ऐसा मत समझिए। वो क्या बोलते बोलते हिलने की मुझे आदत है, उस तरफ ध्यान मत दीजिए। या फिर आपसे मुझे बहुत ज्यादा पसीना आता है, बीच बीच में पसीना पोंछते रहूंगा, तो आप उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए और मेरी बातों की तरफ ध्यान दीजिए। ये ऐसा कहकर भी उस बात का महत्व आप एकदम कम कर सकते हो। ये कब संभव है? जब आपके बोलने पर आपका पूरा नियंत्रण है, आप अच्छा बोल लेते हो, इसके बारे में आपके मन में कॉन्फिडेंस है, तभी ये बातें कही जा सकती है। नहीं तो इन बातों के बारे में कुछ मत कहिए और अपना परफॉर्मेंस करते रहिए, लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे और बाद में इग्नोर करना शुरू कर देंगे। तो जो आदतें हम टाल नहीं सकते, उनके कारण आप बिल्कुल अस्वस्थ मत होइए। लोग आपकी आदतों के साथ में एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आपके बोलने में दम है, आपके बात में दम है, आपके बात कहने में दम है, तो लोग एडजस्ट हो जाते, उसके तरफ ध्यान भी नहीं देते, और ध्यान भी गया तो उसको ज्यादा महत्व नहीं देते। लेकिन कुछ बातें हम टाल ही सकना आवश्यक होता है, हमें टालना ही आवश्यक होता है, दूसरा कोई पर्याय नहीं होता। जैसा किसी को भाषण देते वक्त थूकना है, कैसे संभव है? पोडियम पर खड़ा है, डायस पर है, वहां कहां थूकेगा? मुझे याद है, नरहर कुरुंदकर जी के बारे में मैंने आपके सामने बात की। महाराष्ट्र के बहुत ही अच्छे वक्ता है, मैं उनको बहुत मानता हूं, वक्ता कर कर बहुत मानता हूं। उनकी आवाज के बारे में मैंने कहा था, उनका पहला भाषण मैंने सुना आनंदवन में। आनंदवन में बाबा आमटे जी के साथ में, वहां मित्र मेलावा होता था। जो आनंदवन के अपने आप को मित्र समझते, पूरे महाराष्ट्र से और अब देश से भी अलग अलग प्रांतों से लोग इकट्ठा होते थे। वहां पूला देशपांडे जैसे बड़े बड़े व्यक्ति थे, और उनके सामने नरहर कुरुंदकर जी बोलने लग गए। मैं पहली बार उनका भाषण सुन रहा हूं, नाम बहुत सुना था,
जब उनका भाषण शुरू हुआ उसके पहले उन्होंने पान खाया था। पान खाने के बाद में शायद पान के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, एक आधा टुकड़ा कहीं तो भी अटक गया होगा। अगर यह टुकड़ा आपका ऐसी जगह अटक जाता है कि जिसके कारण आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आती, आप बोल नहीं पाते, तो वही उन्होंने भाषण शुरू करते ही पहले 2-3 मिनट के बाद में थू थू करना शुरू कर दिया। थोड़े नजदीक में गए, वहां थू 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 चालू कर दिया। अब वो एक्शन इतनी गंदी लगी, पहले उनका आवाज एकदम खराब, थू थू कर रहे हैं, दिख रहा है कि पान खाकर आए हैं। तो मेरा पहला इंप्रेशन, इतना नाम उनका सुना था, उनके कुछ किताबें मैंने पढ़ी थी, इसके बावजूद मेरा इंप्रेशन बहुत खराब हुआ था। ये तो बाद में वो बहुत ही अच्छा वक्ता होने के कारण में इंप्रेशन सुधर गया तुरंत कुछ देर बाद, लेकिन वो एक्शन, जो थू थू करने की एक्शन थी, बहुत बुरी लग रही थी। सबके सब सन रह गए थे, पूरे के पूरे लोग। तो ये हमें अगर थूकने की आदत है, हम पान खाते हैं, इस कारण थूकने की आदत है, तो ये भाषण में या फिर जोर से पैर पटकने की आदत है, किसी को रहती है, बीच में पटक से पैर पटक देते हैं। अब वो आवाज माइक से जाएगा पटक से, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ एकदम से। या फिर डायस भी हिलने लग गया, अगर जोर से पैर पटकोगे तो डायस भी हिलेगा ना, आवाज भी आएगी। और मैंने एक बार देखा कि एक वक्ता भाषण दे रहे हैं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि जिसके लिए मैं बोल रहा हूं उसके साथ में नाम लेना उचित नहीं है, और जोत से पात रहे, और वो पात की आवाज भी पूरे माइक में से जा रही लोगों तक, और लोग जोर से हंस रहे। अब उस वक्ता के भाषण का क्या इंपैक्ट रहेगा? अब मैं जानता हूं शरीर शास्त्र के नियम के अनुसार पात को रोकना संभव नहीं होता है, मैं ये भी जानता हूं कि पात को रोकना ठीक भी नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि आप स्टेज पर जोर से पात दो और वो आवाज लोगों तक पहुंचे। भाई अगर गैस निर्माण होती है पेट में तो उसका क्या करे फिर? अगर ये हमेशा का प्रॉब्लम है तो उसका कोई तो भी हल हमने ढूंढना चाहिए। अगर उसी दिन का प्रॉब्लम है तो ये गैस को धीरे धीरे भी तो छोड़ा जा सकता है, ताकि कम से कम आवाज ना आए। हाँ, आसपास के बैठे हुए जो भी लोग होंगे, वो बैठे हुए लोगों को गंदी बात तो लेनी पड़ेगी, लेकिन कम से कम बाकी श्रोताओं को तो पता नहीं चलेगा। तो ये जो बातें हैं कि पैर पटकना है, थूकना है, पादना है, ऐसी बातें तो टालनी ही चाहिए। इन आदतों के साथ में आप एडजस्ट हो जाइए, ऐसा मैं बिल्कुल कहूंगा नहीं। इन शॉर्ट, आपकी जो आदतें हैं जो विपरीत लगती है, भाषण के समय में उचित नहीं लगती है, ऐसी आदतें टालने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए आवश्यक है तो प्रोग्राम करना चाहिए। लेकिन कुछ आदतें हमारी ऐसी होती है जो बहुत बचपन में किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के कारण निर्माण होती है, जो अपने जीवन में हम टाल नहीं सकते हैं। तो उन आदतों के साथ में भाषण देना हमने सीखना चाहिए। उसके कारण हमने भी विचलित नहीं होना चाहिए, और श्रोता भी उसको ज्यादा महत्व ना दे। इस ढंग से हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अब उसके अलग अलग टेक्निक्स तो मैंने आपके सामने रखे हैं। जो आपको उचित लगे उस ढंग से आप ये बात लोगों तक पहुंचाइए, या फिर बिल्कुल मत पहुंचाइए, आप भी इग्नोर कीजिए, लोग भी इग्नोर करेंगे। ये दोनों बातें इसमें हो सकती हैं। अब मित्रों, भाषण के पहले हमने क्या केयर लेनी है? यानी मुझे भाषण देने के लिए जाना है, मुझे 2 घंटे 3 घंटे बोलना है, तो मैंने क्या क्या करना है? भाषण की पूर्व तैयारी तो हमने कर ली है। मुझे भाषण में क्या बोलना है ये पूरी तरह से उसके लिए मैं तैयार हूं, लेकिन उसके बावजूद बाकी तैयारियां होती है।
उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। तो भाषण के पहले ये जो पर्सनल बातें होती है, व्यक्तिगत बातें होती है वक्ता के लिए, वो क्या क्या है, हम पहले पर्सनल बातें देखेंगे। सबसे पहले हमेशा याद रखिए कि आपके भाषण का परफॉर्मेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट हो ना, आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। यानी आपने ही अपने खुद के भाषण को बहुत महत्व देना सीखना चाहिए। कुछ लोग बहुत कैजुअली लेते हैं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। भाषण कला एक बहुत महत्व की कला है, और इस कला का आप प्रदर्शन कर रहे हो, आप भाषण देने जा रहे हो। केवल वक्ता भाषण नहीं देता है, एक वक्ता जब भाषण देता है उसके पीछे कई लोगों की मेहनत जुड़ी हुई होती है। जो ऑर्गेनाइजर्स है वो काफी खर्चा करते हैं, तब जाकर एक प्रोग्राम आयोजित होता है, ऑर्गेनाइज होता है। केवल उसमें पैसा खर्च नहीं होता है, उसमें मेहनत होती है, लोगों तक पब्लिसिटी करनी है, लोगों तक बातें पहुंचानी है कि भाई इस व्यक्ति का भाषण सुनने के लिए आप आइए। उसके लिए पहले पैसे इकट्ठा करने होते हैं। ये पैसे इकट्ठा करने से लेकर आपका भाषण ऑर्गेनाइज करे उस दिन तक की काफी लोगों ने काफी मेहनत ली होती है। फिर इस पब्लिसिटी के कारण और उन लोगों के ऑर्गेनाइज करने के तरीके के कारण, मेहनत के कारण, काफी लोग अपने घर से उठकर आपका भाषण सुनने के लिए आते हैं। वो भी कैसे अनायास उठकर नहीं आते, वो भी मेहनत लेते हैं। आज के जमाने में हर एक को समय का महत्व है, इसके बावजूद वो अपना समय निकालते हैं, प्लान करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, यानी आपका भाषण जहां है, जिस हॉल में है, वहां तक आते हैं, वहां आकर बैठते हैं। उनकी भी इसके पीछे मेहनत होती है। यानी आपके भाषण देना, आपका भाषण देना केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता है, उसके पीछे काफी लोगों की मेहनत, काफी लोगों का पैसा लगा हुआ होता है। और इसलिए ये भाषण देने का जो परफॉर्मेंस है, इसको आपने बहुत महत्व देना बहुत आवश्यक है। हमेशा याद रखिए, मेरा भाषण है, मैं चाहे वैसा दूंगा, भाई आपका अकेले का भाषण नहीं है वो, इसके पीछे इतने लोगों की मेहनत जुड़ी हुई है। इसका ध्यान हमने हमेशा रखना चाहिए, इसका भान हमें हमेशा होना चाहिए, यह बहुत आवश्यक बात है। इसके लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि आप भाषण देने के पहले, अगर आप 15-20 मिनट बोल रहे हो तो शायद ठीक है, लेकिन अगर आप 1 घंटे से ज्यादा बोल रहे हो, 2 घंटे बोल रहे हो, 2.5 घंटे बोल रहे हो, 3 घंटे बोल रहे हो, तो आप तरोताजा चाहिए, फ्रेश चाहिए। आपका शरीर मन थका हुआ नहीं चाहिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आवश्यक नींद लेनी होगी। भाषण के पहले आपका विश्राम पूरा होना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। यह किस लिए आवश्यक है, यह भी हमको समझना पड़ेगा। यह इसलिए आवश्यक है कि अगर आप फ्रेश नहीं होते हो, तरोताजा नहीं होते हो, आपका दिमाग ठीक ढंग से काम नहीं करता है, तो आपका परफॉर्मेंस भी बिगड़ जाता है। आपके शब्दों में गलतियां होती है, वाक्य रचना में गलतियां होती है, विचार रखने की प्रोसेस में गलतियां होती है, और कभी कभी ऐसी गलती आप कर बैठते हो कि जो आपको बहुत महंगी गिरती है, महंगी पड़ती है। इसलिए भाषण के पहले आप तरोताजा होना, फ्रेश होना बहुत आवश्यक है। अब उसके लिए क्या आपको आवश्यक है, ये आपने तय करना है।
मैंने जैसे देखा कि आचार्य दादा धर्माधिकारी जब भी भाषण देते थे, अगर शाम को उनका भाषण है तो दोपहर के बाद में किसी के साथ में ज्यादा बात नहीं करते थे, एक दोपहर की अच्छी नींद ले लेते थे। और आगे चलकर इसका महत्व मुझे पता चला। अगर आप 2 घंटे 2.5 घंटे बोल रहे हो, दादा तो 1-1.5 घंटा ही बोलते थे, कभी मैंने उनको 1.5 घंटे से ज्यादा बोलते हुए नहीं सुना। मैंने बहुत उनके 70 के आसपास के उम्र में उनको सुना है। लेकिन आप अगर 2.5-3 घंटा बोलते हो, 2 घंटे के ऊपर बोलते हो, बहुत एनर्जी लगती है, आपकी शारीरिक मानसिक बहुत एनर्जी खर्च होती है। और इसके लिए आप पूरी तरह से तरोताजा चाहिए, फ्रेश चाहिए। इसलिए सबसे पहली बात, भाषण के पहले कोई थकाने वाला काम आपने नहीं करना चाहिए, जिसके कारण आप मेंटली और शारीरिक दृष्टि से थक जाए। अब मैं खुद ड्राइविंग करता हूं, लंबा लंबा ड्राइविंग करता हूं, खुद की कार खुद चलाता हूं, और मुझे भाषण में कहीं जाना है। भाषण अगर शाम को 6:30 बजे है तो मैं ड्राइविंग करूं 2-4 घंटे की और भाषण के लिए इमीडिएट खड़ा हो जाऊं तो ठीक है, इतने सालों की आदत है तो मैं भाषण दे दूंगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि समझो मैंने 4 घंटे की ड्राइविंग की, भाषण के लिए खड़ा हुआ, तुरंत मैंने भाषण दिया तो बहुत गलतियां होगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ना वो भाषण मैं एंजॉय करूंगा और ना वो क्वालिटी में दे पाऊंगा, इसका भान मुझे हमेशा होता है। इसलिए मैं हमेशा इस ढंग से प्रोग्राम चॉकआउट करता हूं कि कम से कम भाषण देने के पहले 2-2.5 घंटे में वहां पहुंच जाऊं, वहां मेरे रुकने के लिए विश्रामालय हो, ताकि मैं वहां जाकर पूरी तरह से आराम कर सकूं, 1-आध घंटा सो सकूं, बाद में बढ़िया फ्रेश हो सकूं। जनरली मैं भाषण के पहले नहा लेता हूं। अब नहाने का और आपके फ्रेश होने का डायरेक्टली संबंध है ऐसा नहीं है, साइकोलॉजिकल ज्यादा हो सकता है शारीरिक से, लेकिन थोड़ा सा गर्म पानी से नहाने के बाद में बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है, और फिर भाषण देने में भी आनंद आता है। मैंने अपने जीवन में एक तय किया कि मैं जो भी करूंगा ईमानदारी से करूंगा, आनंद से करूंगा। मजबूर होकर, मैं खुद बोर हो रहा हूं, ऐसा कोई काम जिंदगी में नहीं करूंगा। अब पहले तो 8-9 साल मेरे हाथ में कुछ था नहीं। जब मैं फुल टाइम काम कर रहा था, दिन में 3-3 व्याख्यान होते थे। सुबह कॉलेज का व्याख्यान, दोपहर को स्कूल का व्याख्यान और शाम को जाहिर व्याख्यान, क्योंकि कम समय में ज्यादा काम करना है, कम खर्चों में ज्यादा काम करना है। ये 3 व्याख्यान होने के बाद में रात का व्याख्यान देरी से होता था। पहले तो खाना खाने के बाद में सोने के लिए कभी कभी 2 बज जाते, कभी 3 बज जाते, फिर सुबह 8 बजे व्याख्यान कॉलेज में या 9 बजे व्याख्यान। 4 घंटे की भी नींद नहीं मिलती थी। और ऐसा 1-2 दिन नहीं, 8-9 साल चला। ये बहुत गलत बात है। इसके शरीर पर और मन पर बहुत बुरे परिणाम होते हैं। मुझे सोने को मिले इसलिए मैं क्या क्या तिकड़म लगाता था। कभी कभी अगर मेरा एक आधा 3-4 दिन का दौरा, कभी एक व्याख्यान तो मैं किसी को देता ही नहीं था। अगर मेरा व्याख्यान रखना है तो आपको 6-7-8 व्याख्यान रखने हैं इर्द गिर्द के एरिया में, तो ही मैं आऊंगा। उसी के आधार पर डेट्स मिलती थी। तो एक आधे ऑर्गेनाइजर ने अगर कुछ उसके दिक्कत आई, उसके घर में किसी की डेथ हुई, इस कारण वो आगे का ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है, उसके साथी इतने सशक्त नहीं हैं, इतने अच्छे नहीं हैं कि जो पूरा का पूरा कार्यक्रम ढोले, तो वो मजबूरी में आकर मुझसे कहता था कि सर आपकी डेट तो मैंने बहुत मेहनत से ली थी, लेकिन इसी कारण से मुझे ये प्रोग्राम रद्द करना है।
तो मैं कभी वापस नहीं जाता था घर। मैं आसपास एक आधा सस्ता होटल ढूंढता था कि जहां मुझे सोने को मिले, और 2-3 दिन केवल सोने का काम करता था। मुंबई में काम खड़ा करना है, एमएलए हॉस्टल में रहता हूं। मैं कभी विस्तार से एमएलए हॉस्टल की मेरी कथा को कहूंगा। वहां ठीक ढंग से सोने को नहीं मिलता है, बहुत खटमल है। तो एक बार मुझे फुर्सत मिली, 15 दिन की गैप मिली, तो मैंने कहा मेरे दोस्तों को कि मुझे सोना है। तो मेरे जो कार्यकर्ता थे, उनमें कुछ कार्यकर्ता कोकण के थे। उसने एक ने कहा कि सर आपको सोना है तो मुंबई में तो संभव नहीं, मुंबई में तो बहुत महंगे होटल से, मुंबई में किसी के घर में इतनी जगह भी नहीं होती कि आपके लिए 2-4 दिन सोने के लिए प्रबंध कर दे। तो उसने कहा कि गोवा में, ये बरसात के दिन है, बहुत सस्ते में होटल मिलते हैं, हम गोवा में जाएंगे। केवल सोने के लिए मुझे 15 दिन का समय मिला है, इसलिए उसमें के 7 दिन तो मैं अच्छे ढंग से उपयोग में ला सकता था, इसलिए हम गोवा गए। और एक 40 रुपए पर डे की डॉर्मेट्री में मैं 6 दिन सोया। वहां जाने के बाद भी काम शुरू हुआ, वो बात अलग है। मेरा एक मित्र कलानंद मणि, उसका एक प्रोग्राम दिखा, हम बीच पर घूमने गए, फिर उसको मिलने गया और उसने मुझे काम में लगा दिया और गोवा का काम उसमें से खड़ा हुआ। तो ये बात अलग है। लेकिन इतना तब मैंने अन्याय अपने आप पर किया। मुझे हमेशा आश्चर्य लगता है कि इतना बुरा जीवन जीने के बाद भी मैं नॉर्मल कैसा बचा, शारीरिक दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से भी। लेकिन जब से चीजें मेरे हाथ में आई, 90 के बाद में मैं मुंबई रहने के लिए आया, 91 से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप चलाने लगा, अच्छा कमाने लगा, रहने से सब व्यवस्था अपने आप की करने की क्षमता मुझ में आई। उसके बाद में मैंने काफी चीजें अपने हाथ में ली, और तब से मैं हमेशा भाषण के पहले पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स करता हूं। अगर मैं 2-2.5 घंटे का भाषण दे रहा हूं, 2 घंटे के ऊपर बोलने वाला हूं, तो कम से कम पहले 1 घंटे सो लेता हूं, ड्राइविंग पहले निपट लेता हूं। 1 घंटे में जब सोऊंगा तब किसी को डिस्टर्ब नहीं करने देता हूं, और उस कारण कई बार दिक्कतें आ जाती है। अब जिस गांव में मैं जाता हूं भाषण के लिए, वहां तो मैं पहली बार जाता हूं, कई बार आयोजक लेने के लिए आते हैं। उनकी इच्छा होती है कि मेरे साथ में गप्पे लड़ाए, क्योंकि अब भाषण को 2.5-3 घंटे हैं। मैं पहले 5-7 मिनट में उनसे कह देता हूं कि मुझे अभी विश्रांति लेनी है। पहले ही आयोजकों को कहा रहता है कि मुझे सोने के लिए व्यवस्था होगी, ये पहले से देखिए। आजकल थोड़ा सरकार से जुड़ा होने के कारण ये जो सरकारी पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस होते हैं, विश्राम गृह होते हैं, सर्किट हाउस होते हैं, वो तो मिलते हैं, वीआईपी भी मिलते हैं, इसलिए थोड़ा आसान हो जाता है, खर्चे भी बहुत बचते हैं। लेकिन ये हो कुछ भी हो, मैं मस्त सो लेता हूं। मराठवाड़ा की बात है, वहां पर ऐसे ही मैंने आयोजकों को कहा था, आया ड्राइविंग करते करते, व्याख्यान शुरू होने के लिए 2.5 घंटा था, मैं सो गया। अब मेरे सभी कार्यकर्ताओं को मालूम है कि मुझे उठाना नहीं है। मेरे लिए विश्रांति बहुत महत्व की होती है अगर परफॉर्मेंस देना है तो। मेरे ही नाम जैसे संगठन के दूसरे लोग आए, उनको मुझसे मिलना था। हमारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें समझाया कि भाई अभी तो मिलने वाले नहीं हैं, 6:30 बजे व्याख्यान है, वो समय पर पहुंचते हैं, वो बराबर 6 बजे उठेंगे और 6:25 को यहां से निकलेंगे। आपको बात करने के लिए अभी संभव नहीं है, लेकिन रात को उनके पास में बहुत समय होता है। उनकी ओर से मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि भाषण खत्म होने के बाद में आप चाहे उतने घंटे उनके साथ में बात करने के लिए आ जाइए। उन्होंने जोर जोर से झगड़ना शुरू किया, अपने आप को क्या समझते वगैरह शुरू किया। इतना हो हल्ला मचा कि मुझे उठ के बाहर आना पड़ा। मैंने उनको समझाया कि भाई ये मेरी आदत है। वो बोले कि आप अकेले वक्ता हो क्या दुनिया में? मैंने कहा नहीं, मैं अकेला वक्ता नहीं हूं, मैं वक्ता हूं।
और आपसे ज्यादा जो हजारों लोग भाषण सुनने के लिए आ रहे हैं, उनके प्रति मेरा कर्तव्य ज्यादा महत्व का है। इतने मेहनत से ऑर्गेनाइजर्स ने प्रोग्राम आयोजित किया है, काफी पब्लिसिटी की है। उन लोगों पर अन्याय न होना देखना मेरा काम है, और मैं अपने काम के बारे में बहुत प्रामाणिक हूं, इसलिए मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता हूं। अगर आपको मेरे साथ बात करनी है तो आप आइए, रात को 2, 3, 4 घंटे मुझसे गप्पे हाकिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लेकिन अभी यहां झगड़ा भी मत कीजिए और तमाशा भी मत बनाइए। और रहा सवाल कि आप बाकी वक्ताओं का मुझे उदाहरण भी मत दीजिए। मैं हूं, बाकी लोग हैं। इस ढंग से मुझे बात करनी पड़ी और समझाना पड़ा। अब कई प्रेशर्स आते हैं, ऑर्गेनाइजर्स के प्रेशर्स होते हैं, मैं उनके सामने नहीं झुकता हूं। मैं ठीक शब्दों में बात उनके सामने रखता हूं कि मैं अपना काम बहुत प्रामाणिकता से करना चाहता हूं। आपने मुझे भाषण के लिए बुलाया, ये जो भाषण का परफॉर्मेंस है, 2-2.5 घंटे मैं बोलता हूं, 3 घंटे बोलता हूं, ये बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए। इसलिए मुझे अभी सोना आवश्यक है, विश्रांति आवश्यक है, रिलैक्स होना आवश्यक है। भाषण के पहले मैं बहुत बोलता नहीं हूं, भाषण के बाद मैं आपसे चाहे उतने घंटे बात करूंगा। ये शर्त मैं अमल में लाते गया, चाहे मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप हो, चाहे मेरा कोई भी भाषण हो। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप में मैं पूरे 4 घंटे बोलता हूं, 4 घंटे से 4.5 घंटे वर्कशॉप चलता है। लगातार मुझे बोलना है, एनर्जी स्टोर करनी होती है। तो आपको हमेशा याद रखिए कि आपको बहुत एनर्जी लगती है, इसलिए भाषण के पहले ऐसा कोई काम न कीजिए कि जो आपको थकाने वाला हो, शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से भी। ड्राइविंग उसमें से है जिसमें आप मानसिक दृष्टि से भी बहुत थक जाते हो। खेलना है, खेलने में आप शारीरिक दृष्टि से थक जाते हो, किसी के साथ में मस्ती कर रहे हो भाषण के पहले, या फिर बहुत गप्पे हाँक रहे हो और फिर भाषण के लिए खड़े होते हो। ये भी हमने टालना चाहिए, क्योंकि बोलने में, सादा बोलने में भी बहुत एनर्जी खर्च होती है। तो अपनी एनर्जी स्टोर करना हमने सीखना चाहिए, ताकि हमारा परफॉर्मेंस बेहतर हो, कम से कम अपनी जो योग्यता है उसके ऑप्टिमम हो, अपनी योग्यता के ऑप्टिमम हो। आप दूसरों के साथ में तो तुलना नहीं कर सकते हो, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए, बातें बहुत है। मैंने पहली बात आपसे कही कि हमने अपनी एनर्जी स्टोर करनी चाहिए, हमने फ्रेश होना चाहिए, तरोताजा होना चाहिए। इसलिए भाषण के पहले हम काफी अच्छे ढंग से रिलैक्स हो। अब मुझ जैसे व्यक्ति को लगता है कि रिलैक्स होने के लिए मैं सम्मोहन जैसे प्रक्रिया का तो दिन में 1 बार प्रयोग करता ही हूं, लेकिन सोना भी अच्छा है, सोइए, या फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स का उपयोग कीजिए। कुछ लोग केवल पढ़कर भी अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सकते हैं, तो पढ़े। लेकिन जो भी आपका तरीका होगा अपनी एनर्जी स्टोर करने का, वो भाषण देने के पहले अपनी एनर्जी बहुत अच्छे ढंग से स्टोर कीजिए, और आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत आवश्यक है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।